आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार का जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें करंट अफेयर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, जिस पर हम सभी लोगों की पकड़ होनी चाहिए ताकि एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसको कर सकें। आप सभी लोग जानते होंगे कि करंट अफेयर में कई ऐसे टॉपिक हैं जो चर्चित हैं, जिसमें से हम लोगों ने काफी जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको किया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो क्वेश्चन का पार्ट बन सकते हैं, तो हम लोग उस पर जानते हैं, कुछ क्लास लेना चाहते हैं, जिसमें से आज पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट भारत का चल रहा है उसके बारे में जानते, क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए उस पर चाहते हैं कि सबसे पहले उस पूरी कंसेप्ट को समझा जाए कि पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति के जो 7 इंजन हैं वो कौन से इंजन हैं, जो इसके पिलर हैं वो क्या है, और साथ ही साथ पीएम गति शक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है और इसमें चुनौतियां क्या है, इन सारे बिंदुओं को समझा जाए ताकि एग्जाम में यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों पे हम लोग एक अच्छी समझ बना सकें और आसानी से जानते इन प्रश्नों का जवाब दे सकें। आप सभी लोग जानते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, आधारभूत संरचना का अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जो है प्रोजेक्ट होते हैं जो अर्थव्यवस्था को दोनों साइड से लाभ पहुंचाते हैं। सामान्यतः आप जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो है कोई भी आर्थिक गतिविधि या तो डिमांड साइड को मजबूत करती है या सप्लाई साइड को मजबूत करती है, या तो डिमांड में मांग में सुधार लाती है या तो सप्लाई में सुधार लाती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिमांड को भी मजबूत करते हैं और साथ ही साथ सप्लाई को भी मजबूत करते हैं। आप कहेंगे कि डिमांड को कैसे मजबूत करते हैं? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो पैसा तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, तमाम जो है आप जानते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं को कंज्यूम किया जाता है, तो वो पैसा जो है आम लोगों तक जाता है। अगर सीधे सीधे समझे, मान लीजिए कोई सड़क बन रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो सड़क बनाने में बहुत सारे लोग लगते हैं, इंजीनियर भी लगते हैं, मतलब हाईली स्किल्ड लोग लगते हैं, सेमी स्किल्ड प्रकार के लोग भी लगते हैं और अनस्किल्ड लोग भी उसमें काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो सबके हाथ में पैसा जाता है और जब सबके पास पैसा जाएगा तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। इसका मतलब है निवेश किया गया कोई भी, जानते हैं जो निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी आर्थिक गतिविधि है या निवेश किया गया कोई भी संसाधन डिमांड तो बढ़ाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हैं एक ऐसी गतिविधि है जो निवेश के साथ सप्लाई साइड को भी मजबूत करता है। आप कहेंगे सप्लाई साइड को कैसे? ये हमारे जो है इकोनॉमिक कॉस्ट को कट करता है, हमारी जो आर्थिक गतिविधि है उसकी लागत को घटाता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो है हमारी सारी आर्थिक गतिविधि को फास्ट करता है, क्विक बनाता है। इस नाते यह विशेष महत्व का माना जाता है और इसका जानते हैं बहुत ही अच्छा इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। लागत को घटा तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना में निवेश किस तरीके से नई संभावनाओं को जन्म देता है, और फिर इसके बाद हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे जो है जो पीएम गति शक्ति की योजना है उसको लेकर के। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि
पीएम गति शक्ति योजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना कैसे महत्व रखती है, इस बात को जानते हैं, ठीक तरीके से समझ लिया जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कुमार, रंजन कुमार, विकास कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अर्थव्यवस्था को दोनों तरीके से मजबूत करता है। मतलब ये डिमांड को भी मजबूत करता है, सप्लाई को मजबूत करता है। अच्छा, एक चीज और मैं जो आपको बताना चाहता हूं, उस चीज को जरा ध्यान रखें। कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन दोनों की सिचुएशन बनती है। ये बड़ा आश्चर्य भी लगता है कि कैसे एक ही गतिविधि निजी क्षेत्र के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाती है और कैसे एक ही गतिविधि निजी क्षेत्र के इन्वॉल्वमेंट को घटाती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट घटता है, ये दोनों जानते घटना एक ही गतिविधि से कैसे जुड़ी हुई है। तो जानते इसको भी समझने की जरूरत है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है जो आपको समझाना है, जो खासकर आपसे चर्चा करनी है कि पीएम गति शक्ति को लेकर के सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या यह भी आ सकता है कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है, अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई पीएम गति शक्ति क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अर्थव्यवस्था में मांग के साथ साथ आपूर्ति के पक्ष को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, अर्थात डिमांड साइड के साथ साथ सप्लाई साइड को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में ऐसे प्रश्नों को कैसे डील किया जाए, ऐसे प्रश्नों को कैसे समझा जाए, उसी कड़ी में जानते मैं चाहता हूं कि सारी चर्चा एक साथ की जाए। पहले तो मैं एक चीज पे बात करना चाहता हूं कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड भी बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड भी बढ़ाता है, ये मांग को भी मजबूत करता है और सप्लाई को भी मजबूत करता है, आपूर्ति को भी मजबूत करता है। और यह समझना बेहद आसान है। डिमांड को कैसे मजबूत करता है? जब कहीं भी निवेश किया जाता है, जब कहीं भी निवेश किया जाता है, और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, वैसे तो कोई भी निवेश जानते हैं रोजगार का सृजन करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होता है तो लोगों के पास जानते पैसा जाता है, और वो पैसा जानते डिमांड बढ़ाता है। देखिए, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप निवेश करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों के पास आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मांग बढ़ेगी। इसका मतलब ये मांग को तो मजबूत करता ही करता है। बात समझ रहे हैं? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर गतिविधि जो खर्च जहां पे भी किया जाता है वो सामान्यतः मांग बढ़ाती है, लेकिन हर खर्च की जाने वाली गतिविधि आपूर्ति नहीं बढ़ाती है, सप्लाई नहीं बढ़ाती है। लेकिन आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आप निवेश करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई होती है, रोड अच्छे बनते हैं, रेलवे जानते बेहतर होती है, पूरा एयर ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है, पोर्ट एयरपोर्ट बेहतर होता है। अर्थव्यवस्था में जितनी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक चीजें हैं उन सब में रिफॉर्म होता है, उन सब में सुधार होता है, जिसके नाते सप्लाई साइड मजबूत होती है। सप्लाई कैसे मजबूत होगी? मान लीजिए हमें कोई भी चीज बनाना, मान लीजिए हमें कंप्यूटर ही बनाना है या मोबाइल ही बनाना है, तो सप्लाई बढ़ने का मतलब है इनकी उपलब्धता का बढ़ना। ये कैसे बढ़ेगा? हर कोई भी उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन जब भी किया जाता है तो उसको बहुत सारी सहायक चीजों की जरूरत होती है। उसको बिजली चाहिए, उसको जानते हैं जो है सुरक्षा रक्षा चाहिए, उसको उत्पादन करने के बाद ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए,
इसके अलावा उसको विदेशों में निर्यात करना है तो आपके उसको वाटर ट्रांसपोर्ट या शिप या पोर्ट की जरूरत होनी चाहिए, एयरपोर्ट की जरूरत होनी चाहिए, तो जानते हैं कि आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सप्लाई को पूरी तरीके से जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित करता है, क्योंकि जब आप निवेश करेंगे तो इंफ्रा तैयार होगा, और इंफ्रा तैयार होने से सुविधा तैयार होती है, सुविधा फैसिलिटी तैयार होती है, तो इससे उत्पादन बढ़ता है। फैसिलिटी तैयार होती है तो इससे उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप जानते हैं आपूर्ति बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपूर्ति बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ने का मतलब आपूर्ति बढ़ना ही कहा जाता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग होगी, क्योंकि लागत जानते कम होती है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता जाता है लागत कम होती जाती है। इसलिए कभी ऐसा कोई सवाल बने कि आधारभूत संरचना के लिए किया गया निवेश मांग के साथ साथ आपूर्ति को बढ़ाता है, आप कहां तक सहमत हैं? तो बहुत आसानी से जानते हैं इस प्रश्न और इस व्यू से परिचित हुआ जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैं तो इसको इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज चर्चा में होती है वो ना पूछ करके उस विषय को पूछा जाता है जो उससे जुड़ी हुई है। जैसे पीएम गति शक्ति एक स्कीम है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा तो आप सारे पॉइंट को जान जाएंगे, लेकिन कई बार इस पर डायरेक्ट चर्चा ना हो करके सीधे सीधे इससे रिलेटेड जो विषय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पीएम गति शक्ति क्या है, जैसे आ जाए कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है, इससे या इसका फिर आ जाए क्या है और इसका क्या महत्व है। 2 पॉइंट ऐसे आ जाए, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, ये एक सामान्य सा क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्ट जो है उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन इसी के साथ उन्होंने जोड़ दिया कि आधारभूत संरचना, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दें, आधारभूत संरचना में होने वाला निवेश, आधारभूत संरचना में होने वाला निवेश मांग के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार करता है, और कोरोना काल में आपूर्ति मतलब सप्लाई की चेन ही सबसे अधिक प्रभावित हुई है। कोरोना के काल में आपूर्ति श्रृंखला तेजी से प्रभावित हुई है, तेजी से प्रभावित हुई है। तो देखिए अब इसी में खाली बस कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता। पहले देखिए, पढ़िए, पीएम गति शक्ति योजना क्या है, इसका क्या महत्व है, आधारभूत संरचना में होने वाला निवेश मांग के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार करता है, कोरोना काल में आपूर्ति श्रृंखला तेजी से प्रभावित हुई है। ऐसे में आधारभूत संरचना में निवेश के महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसा भी आ सकता है। ऐसे में आधारभूत संरचना में निवेश के महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसा सवाल बन सकता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़े से जानते घबराना नहीं है कि बड़ा प्रश्न आ रहा है। किसी भी प्रश्न से घबराना नहीं है, जब आप उसके मूल संदर्भ को समझ गए तो घबराने की आवश्यकता क्या है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए,
यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि सीधे सीधे सवाल आए। सीधे सवाल आता है तो सीधे पढ़ लेने की जरूरत हो तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है कि पीएम गति शक्ति क्या है, पीएम गति शक्ति के 7 इंजन क्या हैं, उसके 6 पिलर स्तंभ क्या हैं, पीएम गति शक्ति का महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, ये तो मैं अभी पढ़ा ही दूंगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा जोड़ करके ब्रॉडर व्यू के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी जानते हैं हमें इस क्वेश्चन को करना आना चाहिए। इस दृष्टि के साथ जानते हैं इस प्रश्न पे पकड़ बनानी है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखें। तो अब सबसे पहले मैं पीएम गति शक्ति पे चर्चा कर दूं और फिर इससे रिलेटेड लिंक चीजों पर, ताकि आप हर चीज को बहुत आसानी से समझ जाए, बहुत आसानी से जान जाए। तो सबसे पहले पीएम गति शक्ति लिखिए। पीएम गति शक्ति स्कीम, पीएम गति शक्ति योजना 2021 में शुरू हुई है। यहां पर सबसे पहले जानना है कि क्या है भाई, ये योजना क्या है, और दूसरा इसके जानते मुख्य पिलर क्या है। लेकिन मुख्य पिलर से जानने से पहले प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषित किया इसके 7 इंजन। तो 7 इंजन क्या है, क्योंकि इसी 7 इंजन को जानते बेहतर करने के लिए चलाई जा रही है। ये 7 इंजन क्या है, फिर इसका महत्व क्या है, इसमें चुनौतियां क्या है, फिर इसके स्तंभ देखेंगे। तो महत्व, या जिसको आप योगदान, महत्व, जो भी आप कहना चाहते हैं, और या इसका लाभ भी, और चुनौतियां और चिंताएं, चुनौतियां चिंताएं। मान लीजिए ये क्वेश्चन सीधे पूछ ले कि पीएम गति शक्ति क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए तथा इसमें होने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा, या पीएम गति शक्ति क्या है। पहले तो ये नोट करिए, फिर मैं 2-3 तरीके का जो इस पे सवाल बनता है उस पे बात करता हूं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूं। पीएम गति शक्ति क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जब हम महत्व की बात करते हैं तब भी ऐसा नहीं कि इसमें चुनौतियां नहीं लिखना, चुनौती तो लिखना है। मान लीजिए सिंपली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पीएम गति शक्ति योजना की व्याख्या करें। पीएम गति शक्ति योजना की व्याख्या करें। पीएम गति शक्ति योजना की व्याख्या करें और बताएं कि यह किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करेगा, या यह किस प्रकार, ये एक ही क्वेश्चन है, खाली लिखने का ढंग अलग, यह किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास को सुनिश्चित करेगा। अब ये दोनों क्वेश्चन समान है, केवल लिखने का जानते ढंग अलग है, उससे घबराना नहीं है। पहले प्रश्न देख लें आप, तो इससे आपको एक सहजता दिखेगी प्रश्न को देखने के बाद कि पीएम गति शक्ति क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। पीएम गति शक्ति योजना की व्याख्या करें, यह किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करेगा। कितना खूबसूरत जानते हैं ये क्वेश्चन है,
और बहुत खूबसूरत जानते ये कार्यक्रम भी है। अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आप बहुत जानते हैं, इस योजना को पढ़ करके स्वयं भी बहुत प्रभावित होंगे। आप देखिए, भारत में जो सबसे बड़ी कमी रही है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी हमारे पास पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में आर्थिक गतिविधि आधारभूत संरचना के आधार पर ही खड़ी होती है। जैसे आप देखते होंगे, गांव के लोग शहर में कमाने क्यों आते हैं? भाई, लोग पहले कहते थे हम लोगों के बचपन में, ले लत्ता चल कलकत्ता। कलकत्ते जाते थे लोग कमाने, क्योंकि कलकत्ता एक बड़ा शहर था। और आज के समय में लोग दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जाते हैं। तो आप कभी कभी सोचते होंगे कि भाई लोग क्यों जाते हैं शहरों में, आखिर वहां क्यों इतना काम ज्यादा होता है? तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आती है कि शहरों में इसलिए काम धाम ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे शहरों में 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे सुरक्षा है, 24 घंटे पानी, रहने, खाने, पीने से लेकर के सारी स्कूल की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, न्यायालय की सुविधा। इसके अलावा जाते एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ऐसी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, सब उत्पादन के लिए जरूरत की। देखिए, उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पहले तो जानते सड़क चाहिए, रेलवे चाहिए, बंदरगाह चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए। इसके अलावा जो रहेगा उसका परिवार भी रहेगा, तो उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। और इन सब पर जानते हैं सुरक्षा और रक्षा की सुविधा चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो उत्पादन के अनुकूल जानते माहौल ही नहीं बनेगा, परिस्थिति ही नहीं बनेगी। अब भारत की सरकार ने 2021 में ये बहुत बड़ा निर्णय लिया कि सभी आधारभूत संरचनाओं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस नजरिए के साथ पीएम गति शक्ति है वो जानते हैं अच्छा माना जा सकता है। अच्छा क्यों माना जा सकता है? इसमें जितनी भी आधारभूत संरचनाएं हैं उनको एक साथ जोड़ करके विकसित करने की योजना है। आप कहेंगे एक साथ जोड़ करके? हाँ, कई बार हम रेलवे बनाते हैं, उसकी लाइन अलग होती है, और हम सड़क बनाते हैं, भूतल परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, वो अलग से सड़क बनाता है, और पता चलता है कि सड़क से रेलवे स्टेशन जाने के लिए पगडंडी का यूज करना पड़ता है। मतलब जहां से सड़क है और जहां रेलवे स्टेशन, उसके बीच में सड़क ही नहीं होती। कई बार हम बहुत अच्छी सड़कें बनाते हैं, लेकिन सड़क से पता चला कि हवाई अड्डे तक जाने की रोड कनेक्टिविटी ही सही नहीं, सारी सड़क बेकार है। अगर वो बंदरगाह से नहीं जुड़ी है, अगर वो रेलवे स्टेशन से नहीं जुड़ी है, अगर वो हवाई अड्डे से नहीं जुड़ी है, अगर वो प्रशासनिक नगरों से, जगहों से नहीं जुड़ी, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड कनेक्शन होना चाहिए। फास्ट कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है कि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां जरूरी है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। जैसे भारत में 11 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, सॉरी पार्क नहीं कहना चाहिए मुझे, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, औद्योगिक गलियारा, 11 औद्योगिक गलियारा भारत में है। इसके अलावा हमारे पास 2 डिफेंस कॉरिडोर है, 2 रक्षा गलियारा है। अब जहां जहां हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और जहां हमारा डिफेंस कॉरिडोर, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर, ये सब आपस में कनेक्टेड होना चाहिए और इनके लिए वेल इक्विप्ड और एक वर्ल्ड क्लास जानते इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टेड होना चाहिए। ये कल्पना जानते हैं इस योजना में की गई है। इसीलिए इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है? कहा जाता है कि पीएम गति शक्ति आधारभूत संरचना के व्यापक विकास की एक योजना। व्यापक क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड, कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ा गया। आप समझ सकते हैं, 16 मिनिस्ट्रीज को आपस में एक जगह कॉमन पॉइंट पे लाया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई चुनौती ना आए। तो पहले मैं लिखता हूं कि पीएम गति शक्ति क्या है। तो पहला
व्हाट इज पीएम गति शक्ति? व्हाट इज पीएम गति शक्ति स्कीम? पीएम गति शक्ति योजना क्या है? पीएम गति शक्ति योजना क्या है? तो सबसे पहले जो एक लाइन आप जानते हैं कि यह भारत में आधारभूत संरचना, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की योजना नहीं बल्कि उसके व्यापक विकास की, क्योंकि लिख लीजिए यह भारत में आधारभूत संरचना, यह भारत में आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने की, आधारभूत संरचना को विकसित करने की एक व्यापक योजना है। यह भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की एक व्यापक योजना है जिसके अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े, इंटरकनेक्टेड जिसको आप कहते हैं, एक दूसरे से जुड़े विकास बात करेंगे। आपका बहुत जेन्युइन सवाल है आपका इंटर कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े, ध्यान से सुनेंगे, एक दूसरे से जुड़े, जिसके अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक भारत, चाहे तो दोनों शब्द यूज कर ले कि आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, जिसके अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के आत्मनिर्भर भारत एवं आधुनिक भारत के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। इतना पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। यह भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने की एक व्यापक योजना, एक्सक्लूसिव, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े, इंटरकनेक्टेड, अंतरराष्ट्रीय स्तर के आत्मनिर्भर भारत एवं आधुनिक भारत के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। 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 अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि भैया इसके इंजन क्या है कि नहीं। इसके इंजन तो ये हो गया क्या है। अब देखिए पीएम गति शक्ति के 7 इंजन क्या है। पीएम गति शक्ति के 7 इंजन, दूसरा पॉइंट, पीएम गति शक्ति के 7 इंजन। पीएम गति शक्ति के 7 इंजन क्या है भाई? कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आते हैं?
कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं? तो एक तो है रोडवेज, जिसको आप सड़क मार्ग कहते हैं, सड़क मार्ग। दूसरा रेलवेज, जिसको आप रेलवे मार्ग। तीसरा एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। पोर्ट, बंदरगाह। वाटरवेज, वाटरवेज जल मार्ग, जैसे नदियों में जल मार्ग है। अच्छा, इसके अलावा मास ट्रांसपोर्ट। मास ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे मेट्रो है कि नहीं, मोनो रेल है, लाइट रेल है, या जानते शहरों में बड़े स्तर पर जानते मास को ट्रांसपोर्ट। पहले तो तमाम लोकल ट्रेनें भी होती थी शहर के अंदर, लेकिन अब तो मेट्रो ने एक बड़ा जानते सघन जो है विस्तार लिया है। और मेट्रो मैन ई श्रीधरन की यह बहुत बड़ी देन है कि भारत के शहरों में मास ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई है। बहुत ज्यादा, और हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे मेट्रो का जानते फेरा आप दिल्ली, मुंबई जैसे, कोलकाता जैसे तमाम शहरों में देख सकते हैं। तो इसमें मास ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, इसको जो है व्यापक परिवहन भी कह सकते हैं, या सीधे मास ट्रांसपोर्ट ही लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसको समझने के लिए आप जैसे मेट्रो, मोनोरेल, लाइट रेल, जिसमें मेट्रो बहुत ज्यादा शहरों में फैली हुई, इसलिए ये आप जानते होंगे, है कि नहीं। और सातवां लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक आधारभूत संरचना, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक आधारभूत संरचना। तो पीएम गति शक्ति के 7 इंजन है, आपको भूलना नहीं है। इसमें सब चीज समझ रहे हैं। ये तो सड़क है, ये रेलवे है, ये हवाई अड्डा है, ये बंदरगाह है, ये नदियों में जो जलमार्ग है, और ये शहरों में जो मेट्रो है। और लॉजिस्टिक्स में सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो सामान को अपलोड भी करना पड़ता है। कार्गो हैंडलिंग की बहुत सारी, जैसे कंटेनर फैसिलिटी, उठा करके रखना, फिर जोड़ना, अर्थात देखा जाए तो इंटरकनेक्टेड जितने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रसद को जब हम प्रोडक्शन के पॉइंट से लेकर के सेल के पॉइंट तक ले जाते हैं, तो जितनी भी चीजें आपस में चाहिए सब वेल कनेक्टेड, वो सारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज को कनेक्ट करने वाला। बात समझ रहे हैं? तो ये पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हो गए। अब पीएम गति शक्ति का महत्व क्या है, योगदान क्या है? तो तीसरा पॉइंट है पीएम गति शक्ति का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएम गति शक्ति, या कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं कुछ दिनों के बाद। अभी तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएम गति शक्ति स्कीम का क्या महत्व है। सबसे पहले तो इससे बुनियादी सुविधा बढ़ती है, आधारभूत संरचना का विस्तार होता है, इससे बुनियादी सुविधा का विस्तार, ईज ऑफ लिविंग होता है। सड़क बनेगी, रेलवे बनेगी तो जीवन भी तो आसान होगा, है कि नहीं, सहजता आती है। इससे बुनियादी सुविधा का विस्तार होता है, इससे बुनियादी सुविधा का, इससे बुनियादी सुविधा का विस्तार होता है।
इससे बुनियादी सुविधा का विस्तार होता है, इससे जीवन, जानते हैं, ईज ऑफ लिविंग, जीवन सुलभ होता है, जीवन आसान होता है, इससे जीवन आसान होता है, जिसको आप ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीना आसान होता है, जीवन आसान होता है या जीवन जीना आसान, एक ही बात है, मतलब जीवन स्तर बेहतर होता है, जीवन स्तर बेहतर होता है। इसके अलावा जानते हैं संसाधनों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे, क्षमता होने के बाद उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना बनती है। संसाधनों की बेहतर उपयोग की संभावना बनती है। संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना बनती है। संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना बनती है। रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। निवेश के अवसरों में वृद्धि होती है। निवेश के, भाई जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो बहुत सारे लोग निवेश करेंगे, क्योंकि उत्पादन के लिए अनुकूल दशा बनेगी ना। निवेश के अवसरों में वृद्धि होती है। अच्छा, उत्पादन की लागत घटती है, आर्थिक लागत घटती है, उत्पादन की लागत घटती है, उत्पादन की लागत घटती है, आर्थिक लागत घटती है, आर्थिक लागत घटती है, उत्पादन की लागत घटती है, आर्थिक लागत घटती है। अच्छा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जानते हैं हर काम को, जो भी उत्पादन का समय है वो बहुत टर्न अराउंड टाइम बहुत घट जाता है। बात समझ रहे हैं? तो उत्पादन में समय की बचत होती है, मतलब समय कम लगता है, उत्पादन में समय कम लगता है, उत्पादन में समय कम लगता है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जानते हैं इससे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, व्यापार की गतिविधि को बढ़ावा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने, विदेशी व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, विदेशी व्यापार, टोटल मैं व्यापार लिखता हूं, ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, ट्रेड एवं निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलता है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे उसी के सहारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी का भी एक्सपेंशन होगा, तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलता है, तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलता है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है, आधुनिकीकरण को
बढ़ावा मिलता है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है, मॉडर्नाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है। बहुत अच्छी बात, मॉडर्नाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छा, जानते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो सारी आर्थिक गतिविधि, साइज ऑफ जीडीपी बढ़ती है। आर्थिक गतिविधि बढ़ने से जीडीपी के आकार में वृद्धि होती है, जीडीपी के आकार में वृद्धि होती है। आर्थिक गतिविधि बढ़ने से जीडीपी के आकार में वृद्धि होती है, साइज ऑफ जीडीपी में वृद्धि होती है। आर्थिक गतिविधि बढ़ने से जीडीपी के आकार में वृद्धि होती है। अच्छा, इकोनॉमिक स्केल, अर्थव्यवस्था का मानक भी बढ़ता है, अर्थव्यवस्था का स्तर भी बढ़ता है, इकोनॉमिक स्केल में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की स्तर, इकोनॉमिक स्केल में वृद्धि होती है, इकोनॉमिक स्केल में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था के स्तर में वृद्धि होती। ऐसे बहुतेरे लाभ है, बहुत सारा लाभ है। ये सब जानते पॉजिटिव साइड है, अर्थात इसके प्रोज है। अब देखिए चुनौतियां और चिंताएं क्या हैं, है कि नहीं। इससे चुनौती क्या है, चिंताएं क्या है। चुनौतियां, चिंताएं। देखिए पहली चुनौती तो भारत में संसाधनों की कमी है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, तो संसाधनों की कमी है। दूसरा, तमाम आवश्यक तकनीक की भी कमी है। आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है, तो आवश्यक तकनीकी की कमी है। आवश्यक तमाम जानते तकनीकी की भी कमी है। अच्छा, इसके अलावा संरचनात्मक समस्याएं भी हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण का समय पे नहीं हो पाना, तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, संरचनात्मक समस्याएं हैं, जैसे भूमि का अधिग्रहण समय पे नहीं हो पाना, है कि नहीं। भूमि के उपयोग के लिए पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिल पाना, जैसे भूमि अधिग्रहण में देरी, भूमि अधिग्रहण में देरी होना, पर्यावरण की मंजूरी मिलने में देरी होना, भूमि अधिग्रहण में देरी होना, पर्यावरण की मंजूरी मिलने में देरी होना, ये सब तमाम तरीके के लैग हैं, है कि नहीं। और इसके अलावा आप जानते हैं केंद्र राज्य में समन्वय की कमी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, जिसके नाते राज्य अगर सहयोग नहीं करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना उतना मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि जमीन जानते राज्य सूची का विषय है। तो केंद्र एवं राज्य में समन्वय की कमी है, केंद्र और राज्य में समन्वय की कमी है। और जानते हैं कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि बहुत ही प्रशिक्षित मानव संसाधन की भी चुनौती, बहुत स्किल्ड, जानते हैं कुशल मानव संसाधनों की भी कमी, दूसरे देश से हायर करना पड़ा, कुशल मानव संसाधनों की कमी।
और साथ ही साथ जानते हैं निवेश करेंगे तो मांग बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति की चुनौती आती है। मुद्रास्फीति या मांग बढ़ने की चुनौती, ये सब जानते हैं चुनौतियां हैं, इसमें प्रॉब्लम है। अब इसमें से अधिकतर चीजों को टैकल करने के लिए सरकार ने पिलर्स बनाए। तो देखिए जो मेन क्वेश्चन आपका आएगा वो तो इसी से आप टैकल कर ले जाएंगे, क्या है 7 इंजन, महत्व और चुनौतियां। लेकिन जानते हैं इसके पिलर्स बनाए गए 6 पिलर, ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो और वेल कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। तो ये सारी चीजें जानते हैं इसके बेहतर हो सकती हैं। अब देखिए ये पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति स्कीम की 6 पिलर की 6 स्तंभ। अब 6 स्तंभ क्या है, देखिए सरकार ने क्या 6 स्तंभ बनाए हैं। पहले तो बड़ा व्यापक स्कीम है ये, कंप्रेहेंसिव हिस्नेस है। आप जानते हैं कंप्रेहेंसिव अगर प्रोग्राम होता है, बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होता है, तो निश्चित रूप से जानते हैं आसानी होती, क्योंकि पहले से ही प्लान होता है कि भाई एकदम बहुत ही कंप्रिहेंसिव है ये। तो पहली बात तो व्यापकता है, व्यापकता है, कंप्रीहेंसिवनेस है, बहुत व्यापक है, हर चीज एक दूसरे से जानते जोड़ करके इसमें बात। अच्छा, पीरियडाइजेशन है, प्राथमिकताएं तय की गई हैं कि हमको क्या अचीव करना, कैसे कैसे। तो दूसरा प्राथमिकता दी गई है कि नहीं। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन है, हर चीज का ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, तो अनुकूलन है। पीरियडाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन है। इसके अलावा जानते हैं सिंक्रोनाइजेशन भी है, सिंक्रोनाइज करना है, सिंक्रोनाइज समन्वय वाली जो कमी है उसको दूर करना है। समन्वय को बेहतर करना, सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं, ये भी इसमें बहुत बेहतर है। इसके अलावा जानते हैं विश्लेषण की सारी जो एनालिसिस है हर चीज की, जो भी कार्यक्रम होगा, विश्लेषण की सुविधा है। जीआईएस के माध्यम से सब डाटा को एक जगह, जीआईएस के माध्यम से सारा डाटा एक जगह से। और इसके अलावा गतिशीलता है, डायनेमिक है, सारे जानते हैं मंत्रालय वेल कनेक्टेड, ताकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटीग्रेटेड इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। तो जो है गतिशीलता,
गतिशीलता है। तो सारी चीज आप देख रहे हैं कि इसके माध्यम से सुलभ करवाया गया है, उपलब्ध करवाया गया है। मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए। यही जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। अगर ये ना भी जानेंगे तो मूल जो है पीएम गति शक्ति क्या है, इससे का क्या महत्व है, 7 इंजन, चुनौतियां, ये पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक आप आसानी से कर ले जाएंगे। अच्छा, दूसरा मैंने कहा इसी टॉपिक के नाते जैसे आधारभूत संरचना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आधारभूत संरचना में निवेश अर्थव्यवस्था में मांग के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत करता है। चर्चा कीजिए। जानते ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आधारभूत संरचना में निवेश अर्थव्यवस्था में मांग के साथ साथ आपूर्ति, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे क्योंकि मांग को कैसे मजबूत करता है, खर्च करने पे मांग मजबूत होती है, और इधर जानते हैं आपूर्ति। ये दोनों चीज लिखने में आपको आसानी होगी। तो यह भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे क्योंकि देखिए निवेश करेंगे जब तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आप जानते हैं उत्पादन के लिए उत्प्रेरक वातावरण तैयार होगा, पूरा उद्योगपतियों को लाभ होगा, फिर वो निवेश बढ़ाएंगे। दूसरी साइड जब आप तमाम सुविधाएं देंगे, देखिए इससे रोजगार बढ़ेगा और मांग बढ़ेगी, ये आपको पता होना है। और इससे जानते हैं उत्पादन लागत घटेगी, उत्पादन लागत घटेगी और आपूर्ति बेहतर होगी, आपूर्ति में सुधार होगा। वेल कनेक्ट कर देना है, ये बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, यहां से इसको जोड़ देना, वहां से उसको जोड़ देना, और सारे पॉइंट पे मैंने डिस्कस कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पीएम गति शक्ति योजना के बारे में डिस्कशन कर लिया। कल हम लोग 1-2 और महत्वपूर्ण जानते हैं कार्यक्रमों पे चर्चा करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे और इसके जानते महत्वपूर्ण चीजों पर अपनी समझ को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, ताकि जानते हैं आसानी से ये सारी चीजों को आप कर सकें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कर सकें। दूसरी बात, जानते हैं एग्जाम बहुत निकट आ रहा है, घबराना नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से काम आएगा अगर आप अपने आत्मबल को खोएंगे नहीं। और अगर आपने अपनी विल पावर को खो दिया, आत्मबल को खो दिया, तो जानते सारी पढ़ाई आपके के लिए बेकार हो जाएगी। क्यों बेकार हो जाएगी? क्योंकि जानते हैं जब व्यक्ति अपनी आत्मबल को खो देता है, अपनी मन स्थिति को जानते हैं कमजोर कर देता है, तो सारी चीज होने के बाद भी लगती है कि कुछ भी हमारे पास नहीं है। इसलिए आप वैसी मन स्थिति में नहीं आएंगे, कमजोर मन स्थिति में नहीं आएंगे, बल्कि अपने आप को बेहतर से बेहतर मजबूत करना है और अच्छी स्थिति में प्रस्तुत करना है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।